हमारे राजनीतिक गुरु हैं डॉक्टर नरेंद्र जी, पूर्व बीएसपी के महासचिव रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं और प्रचारक थे, सामाजिक सेवक हैं ये जी। हाँ जी, आपको डॉक्टर साहब बोलिए, समाज के बारे में बोलिए। क्या बोलना है, बोलो। हो ना, आप बोलिए जी। गुरु जी जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम डॉक्टर देसिया है, मैं पानीपत से बिलोंग करता हूँ और फिर 27 सालों से समाज के लिए कोई भी सामाजिक मुद्दा हो उसके लिए काम करता हूँ। चाहे ह्यूमन राइट वॉल्यूशन की बात हो, चाहे एट्रोसिटी की बात हो, या कहीं भी जाति उत्पीड़न के मामले मेरे संज्ञान में आता है तो उस मामले को पूरा सही से लिया जाता है, क्योंकि समाज में जागरूकता की बहुत भारी कमी है। एक्ट के बारे में कई लोगों को जानकारी नहीं होने की वजह से वो न्याय मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है और हमें प्रशासन से भी कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन विफल रहता है कई मुद्दों को लेकर के। अगर कोई मान लिया एट्रोसिटी का मामला कई संज्ञान में आया है तो प्रशासन कार्रवाई ना करके लिपापोती करने का काम करता है और हमारे जैसे लोगों को SC/ST कमीशन तक जाने का मौका मिलता है, तब जा कार्रवाई संभव हो पाती है। साथियों, मैं जानकारी देना चाहता हूँ, आज यहाँ एक बौद्धिक विवाह में हम सभी इकट्ठा हुए हैं और ये पहले से ही तय था। आज 6 फरवरी 2024 दिल्ली यूनिवर्सिटी में आर्ट फैकल्टी डॉक्टर रितु सिंह का प्रोटेस्ट जो है आंदोलन जोरों पर है और ऐसा सुनने में आया है कि डॉक्टर सविता राय की गिरफ्तारी तय है। तो एक शख्सियत जिनका आपने सुना अभी और उन्होंने बताया वो एट्रोसिटी पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, मैं बात करना चाहूँगा उनसे। सर, क्या कहेंगे इस हालात पर जो देखिए, जो डॉक्टर रितु के साथ हुआ वो बहुत गलत है और अकेली रितु के साथ नहीं हो रहा है। समाज की और भी कई ऐसे शख्सियत है जिनका उत्पीड़न किया जा रहा है। वो जाति आधार पर उत्पीड़न, जो परकास्ट के लोग हैं वो मोस्टली ऐसे प्रोफेसर्स या ऐसे डॉक्टर्स या ऐसे इंजीनियर, ऐसे ऑफिसर्स का लगातार उत्पीड़न ये सरकार की सह पे होता है, चाहे उसमें केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का हो, क्योंकि बिना सरकार के इस तरह के उत्पीड़न होना असंभव सी बात है। और रितु ने तो बहुत बड़ा संघर्ष किया, मैं देखता रहता हूँ। फिर तो ये आंदोलन है, एक समाज के लिए एक सोच भी होनी चाहिए और इस मामले में जो भी कार्रवाई बननी चाहिए वो कार्रवाई होना वो संज्ञान जरूरी है। एक सर, डॉक्टर कौशल पंवार का भी मामला ज़्यादा पुराना नहीं है और वो भी देश में बहुत बड़ा मुद्दा बना था एक समय पर। डॉक्टर कौशल पंवार का हरियाणा का मुद्दा था, मेरे संज्ञान में है और ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जो मुद्दे संज्ञान में आते भी नहीं है, क्योंकि अंधी हत्याकांड भी है। सोशल मीडिया के द्वारा तो आज तो हमारे समाज की बात आगे बढ़ जाती है, लेकिन जो नेशनल मीडिया है वो इन मुद्दों को नहीं दिखा पाता। डॉक्टर रितु का मामला है, नेशनल मीडिया नहीं दिखाता। अगर ये सोशल मीडिया हमारे पास ना हो तो हम सभी इस मामले को लेकर के अनभिज्ञ रहते, लेकिन सोशल मीडिया है, सबके हाथ में मोबाइल रहता है, समाज जागरूक हुआ है तो जन जन तक ये आवाज़ जाती है और इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए SC/ST कमीशन आयोग ने भी तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, मेरी मांग है। मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड, उसमें सभी अपराधियों को रिहा कर दिया गया है, एक अपराधी अरेस्ट है। इस मामले में सरकार का फेलियर है, टोटल सरकार का फेलियर है। ऐसा हम मान लें कि सरकार में मनुस्मृति मानने हाँ, बिल्कुल 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 जितने भी अपर कास्ट के लोग बैठे हैं, चाहे वो IAS लॉबी है या IPS लॉबी है, सरकार में जितने भी लोग बैठे हैं वो सारे मनुस्मृति के तरह के लोग बैठे हुए हैं जो हमारे समाज का उत्पीड़न करते हैं, उनको दबाना चाहते हैं और इस तरह के जो मामले संज्ञान में आते, यही एक कारण है कि वो इस समाज को बढ़ता हुआ आगे देखना नहीं चाहते। जी, तो ये तो भेदभाव की रणनीति आज़ादी के आज 77 साल बाद भी बरकरार है, इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? इसका एक ही समाधान है, जब तक केंद्र और राज्यों में हमारी सरकार नहीं होगी तब तक हम इन सभी मुसीबतों का सामना करते रहेंगे। जी, सामना ही नहीं कर रहे, हम फेस कर रहे हैं, भुगत रहे हैं और बर्बाद हो रहे हैं। भुगतने का कारण यही है कि हम लोग यूनाइट नहीं है, इकट्ठे नहीं है। जब वोट डालने का समय आता है तो हम अलग अलग भागों में बढ़ जाते हैं और जो अपर कास्ट के लोग हैं वो 15% है, 85% है, लेकिन राज कौन कर रहा है? राज तो 15% के लोग कर रहे हैं। कारण इसका यही है कि हमारे लोग आज संसद में बैठे हैं, पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे हैं, लेकिन वो समाज की बात को उठाने में असक्षम है, क्योंकि उन्हें गले में ऐसा पट्टा डाला हुआ है जो वो बोल नहीं पाते बिल्कुल भी। तो समाज की बात कौन उठाएगा? जी, जिन लोगों को आपने चुन करके पार्लियामेंट के अंदर भेजा है, देश सबसे बड़ी पंचायत है पार्लियामेंट, और वहाँ भी वो समाज की बात ना उठा सकते
तो कहीं ना कहीं ये इस बात को दर्शाता है कि वो कहीं ना कहीं कमज़ोर साबित होते हैं, और ऐसे लोगों को दोबारा से उस देश की पंचायत में चुन करके ना भेजा जाए। ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो कहीं भी अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए समाज के हित की बात को आगे बढ़ा सकें। जी। और एक समय था जब बहन मायावती ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जबकि वो सरकार में रह सकती थी, बावजूद उसके उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि जब अपने समाज की वो बात ऊपर नहीं उठा सकती तो उन्होंने उस पद का त्याग कर दिया। हाँ, पार्लियामेंट में ये बहन जी का हुआ था, क्योंकि समाज की बात अगर पार्लियामेंट के अंदर हम लोग नहीं उठा पाएंगे तो हमारा संसद में बना रहने का कोई अधिकार भी नहीं होना चाहिए। यही बात माननीय बहन जी ने आगे बढ़ाते हुए तत्काल अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था, जब उनको समाज के हित के बारे में बोलने से मना कर दिया गया था। इसी से आहत होकर के माननीय बहन जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। बीएसपी की सरकार ईवीएम के रहते क्या सत्ता में आ सकती है? नहीं, बीएसपी की सरकार नहीं, कोई भी सरकार अलावा बीजेपी के ईवीएम अगर रहेगी तो बीजेपी रहेगी। आज अगर आप बैलेट से चुनाव करवा लेते हैं, अभी पीछे एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था 31 तारीख को, वो ईवीएम के खिलाफ था कि चुनाव जो है ना बैलेट पेपर से निष्पक्ष हो सकता है, क्योंकि ईवीएम से धांधलीबाजी होती है। अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाता है तो बीजेपी का 0-0 वोट आएगी, एक भी सीट नहीं आ पाएगी, क्योंकि इन लोगों ने जो जातीय उत्पीड़न किया है, समाज उससे आहत है कहीं ना कहीं। और मेरी तो मांग है नेशनल कमीशन से भी कि वो ईवीएम चुनाव ना करा करके बैलेट से कराए। अगर निष्पक्ष चुनाव की हम मांग कर सकते हैं। जी, लेकिन ये पूरे देश में हुंकार बढ़ी जा रही है ईवीएम के खिलाफ, लेकिन नेशनल मीडिया नहीं दिखाता इस मुद्दे को। नेशनल मीडिया नहीं दिखाता। नेशनल मीडिया जनता की जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया पे तो बात चल रही है, लेकिन नेशनल मीडिया कहीं ना कहीं बिका हुआ है, जिसकी वजह से वो इस मुद्दे को उठा नहीं पा रहा है बिल्कुल भी। फिर जनता भी तो कोई कदम उठा सकती है। जनता तो तैयार, जनता जनतंत्र में, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। जनता ही सर्वोपरि है। फेल हो रही है, सरकार का फेलियर तो है ही टोटल, लेकिन जनता को चाहिए कि वो ईवीएम को नकार करके बैलेट पेपर से चुनाव की मांग करे। अगर बैलेट चुनाव नहीं होता है तो चुनाव का बहिष्कार करें। जी बिल्कुल। और 2024 का चुनाव कह रहे हैं कि अंतिम चुनाव साबित होने जा रहा है। बिल्कुल होगा। अगर ये चुनाव ईवीएम से हुआ तो 2024 के बाद में देश में कोई चुनाव नहीं होगा। तो मेरी तो मांग है, आम लोगों से मेरी अपील है कि वो अगर बैलेट चुनाव नहीं होता बैलेट पेपर से, चुनाव का बहिष्कार करें स्वतंत्र लोकसभा के लिए। जी जरूरी है ये। जी। एक अंतिम सवाल और, अन्य पार्टियां हैं वो सत्ता में नहीं है, फॉर एग्जांपल कांग्रेस, लेकिन वो इसके बावजूद सुर्खियों में बनी रहती है, लेकिन हमारी बहुजन समाज पार्टी जो है सुर्खियों में कम नजर आती है, मीडिया में कम नजर आती है। इसका क्या मूल कारण है? इसका मूल कारण ये है कि जो मीडिया है, जो नेशनल मीडिया है, वो टोटल बनवादी है, और हमारे पास इतना फंड तो होता नहीं है। जहां उन्हें हजारों करोड़ रुपए दिए जाते हैं, हमारे बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, लेकिन मीडिया में नहीं दिखा सकता। क्यों? कि वो बिका हुआ है। और इसलिए सोशल मीडिया का हम लोग सारा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे भी सर कम ही नजर आते हैं पार्टी के मुद्दे। टोटल फेसबुक इन लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। जी, टोटल फेसबुक हाईजैक किया हुआ है, डंडा है केंद्र सरकार के हाथ में। हाँ, मेरी भी आईडी 1 साल के लिए ब्लॉक कर दी। मेरी भी ब्लॉक की गई है, मेरी तो 3-4 बार ब्लॉक की गई है। कई चैनल यही कारण है ब्लॉक करने का। अगर आप स्वतंत्र बोलोगे तो आपकी आईडी को ब्लॉक कर दें, क्योंकि आप अपनी बात को सामने रख ही सकते। एक हमारे पास यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपनी बात को हम आगे रख सकते हैं। बिल्कुल। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म एक विशेष प्लेटफॉर्म है, और ये यहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपनी बात समाज तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन उसको जैसे कि बताया वरिष्ठ वक्ता ने कि उसको भी हैक कर लिया जाता है या ब्लॉक कर दिया जाता है। सर, आगे हम इक्वलिटी की बात रख सकते हैं संवैधानिक स्तर पर? बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन तभी संभव होगा, तभी संभव हो पाएगा जब तक स्वतंत्र चुनाव नहीं होगा। ईवीएम से अगर चुनाव होता तो हम किसी फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक ये ईवीएम रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। चुनाव आयोग पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, ऐसा चुनाव आयोग को भी हाईजैक किया हुआ है। जुडिशरी में जो न्यायपालिका है, हमारी जो जस्टिस है DY चंद्रचूड़ जी, जो सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस हैं, उनको कमेटी में रखा गया था। 3 लोगों को कमेटी में रखा गया था। एक जस्टिस थे हमारे DY चंद्रचूड़ जी, एक बीजेपी के थे और एक कांग्रेस के थे। 3 लोग कमेटी बनाई गई थी।
लेकिन 3 लोगों में से जस्टिस साहब को अलग कर दिया गया और उन्होंने अपना एक नुमाइंदा और डाल के पूरे सिस्टम को हाईजैक करने का काम किया। क्योंकि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको पूरी पावर होती, और उन्होंने लोकसभा से लेकर के चुनाव आयोग तक को भी हाईजैक किया हो गया। ईडी, अगर आप खिलाफ बोलोगे तो आपके खिलाफ तो ईडी को बैठा देंगे 2 मिनट से पहले। क्या ईडी कांग्रेस के लिए है या बीएसपी के लिए या विपक्षी पार्टियों के लिए? क्या बीजेपी के पास में धन नहीं है? इनके पास तो बहुत ज्यादा काला माल है। नीरव मोदी है और भी कई लोग, ये सब लोग तो इस तरह के इनके काले कारनामे। लेकिन जो भी बीजेपी की वॉशिंग मशीन में चला गया वो वहां से बिल्कुल साफ निकल के आता है। एक नहीं 10 उदाहरण मेरे सामने इस तरह। ये तो तानाशाही हो गई, बिल्कुल तानाशाही सरकार हो गई। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं यही कहना चाहूंगा कि ईवीएम का बहिष्कार करके आप बैलेट की बात करें। तो जनता जनार्दन को कैसे जगाया जाए? जनता जनार्दन को चाहिए अगर पावर समझे अपनी, जनता तो मालिक है, जनता तो मालिक है, सरकार तो आती जाती रहेगी। मालिकाना हक कब जताएगी जनता? जब जनता अपने अधिकार के लिए खड़ा होगी। जागरूकता की कमी है। बिल्कुल कमी है। जब तक वो लोग सड़कों पे नहीं आएंगे, खाली दिल्ली में प्रोटेस्ट करने से बात नहीं बनेगी। बिल्कुल गली गली में, हर डिस्ट्रिक्ट पे, हर जिला मुख्यालय पे इस तरह आंदोलन होने की आवश्यकता है, ताकि इन गूंगी बहरी सरकारों को जगाने का काम करें, और तभी जा करके स्वतंत्र लोग से बच सकता है। सुनने में आ रहा है कि मणिपुर में अभी भी क्राइम हो रहा है, जैसा पहले हो रहा था वैसा ही अब भी हो रहा है, बस अभी सामने नहीं आ रहा। मणिपुर की तो हालत बहुत चिंताजनक है। प्रधानमंत्री को वहां जाने का मौका नहीं मिला। इनको सरकार को जोड़ तोड़ करने का तो काम चला रहता है। प्रधानमंत्री यदि चले जाते, वैसे तो वो रामराज के लिए हर जगह जा रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, चुनाव में प्रचार के लिए भी जाते हैं। देखिए रामराज का तो कोई मतलब ही नहीं है। रामराज की तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है। ये सारा ये सारा नकली ड्रामा है। क्या होगा रामराज से, बताओ मेरे को? एक मंदिर से क्या हो जाएगा? इतने सारे मंदिर बनाना क्या होगा? वहां तो भिखारी पैदा होते हैं मंदिरों में। तो एजुकेशन नहीं मिलेगी। हमें एजुकेशन सिस्टम चाहिए जहाँ से डॉक्टर्स, इंजीनियर, आईपीएस, आईएएस, एचसीएस ऑफिसर बन के निकलते हैं। मंदिर से भिखारी पैदा होंगे, मंदिर से कुछ नहीं होने वाला है। जी बिल्कुल। मंदिरों के नहीं, स्कूलों की जरूरत है, यूनिवर्सिटीज की जरूरत है। यस बिल्कुल। तो दिल्ली हर एजुकेशन की भव्य सुंदर कांड पाठ किया गया 22 जनवरी को, और 22 जनवरी को जो भव्य सुंदर कांड पाठ किया गया वो भी डीयू के अंदर, और वहां से प्रताड़ना हुई थी। 19 जनवरी के आंदोलन को लाठीचार्ज करके तोड़ा गया, क्योंकि 22 तारीख के रामायण के भव्य सुंदर कांड पाठ में विघ्न उत्पन्न ना हो। नहीं, रामायण सुंदर कांड पाठ से क्या हो जाएगा? क्या है भाई, क्या है ये? होना चाहिए। नहीं, क्यों होना चाहिए डीयू में? डीयू में क्यों होना चाहिए? किसी भी शिक्षा संस्थान में ऐसा नहीं होना चाहिए। लाठीचार्ज भी हुआ है। नहीं, लाठीचार्ज तो हुआ है, वो तो केंद्र सरकार के बल पे हुआ। केंद्र सरकार चाहती है कि पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया जाए, कोई अपनी बात को आगे ना उठाए भाई। नहीं, आप यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे, पूरे देश में यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, हर बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मतलब उस क्षेत्र के बच्चे उसी क्षेत्र में बिल्कुल। जब तक एजुकेशन होगी, अगर एजुकेशन हम सवाल कर रहे हैं ना, लेकिन वो वहाँ रामायण सुना रहे हैं, रामायण का पाठ। रामायण सुनने से कुछ नहीं होगा। रामायण सुनने तो भिखारी तो पैदा हो सकते हैं, रामायण सुनने से एजुकेटेड पर्सन नहीं पैदा हो सकते। क्या होगा रामायण सुनाने से? कोई सुंदर पाठ कांड कर रहे, क्या होगा उसे बताओ? उससे राम मंदिर पे लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दिया, क्या होगा उससे? बताओ मेरे को। उससे कुछ नहीं होने वाला। उससे देश में तरक्की होगी एजुकेशन से। अगर समाज एजुकेट होगा तो सवाल करने की हिम्मत रखता है, उनकी जीभ बाहर निकालने की हिम्मत रखता है फिर वो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं। सरकार को और जनता को जगाने की बात कही है, समाज को जगाने की क्या बात कही है। योर गुड नेम प्लीज सर? मेरा नाम है डॉक्टर नरेंद्र जसिया जी। समाज पार्टी में आपका एक मैं जिला अध्यक्ष रहा हूँ लंबे 25 साल में जिला अध्यक्ष रहा हूँ, और मैंने बहुत लंबे प्रोटेस्ट किए हैं। मुझे जेल तक भी जाना पड़ा है, मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे बनाए गए हैं। हाँ, वो तो सब यातनाएं सही है, लेकिन इन सबसे घबराने वाले आदमी हम तो लंबे रेस के घोड़े हैं, लंबा चलना जानते हैं। तो जो 131 बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो भी ईवीएम के खिलाफ? उन सबके गले में पट्टा डाला हुआ है, पट्टा डाला, वो नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे नहीं। उनके मुंह पे टेप लगा रखी, वो क्यों बोलेंगे? पद चला जाएगा।
पद नहीं, उनका सब कुछ चला जाएगा। खाली पद नहीं, उनका सब कुछ चला जाएगा। बोलती बंद है। पट्टा डाल रखा गले में पट्टा डाल दिया, मुंह पे टेप लगा दी उन लोगों, तो वो क्यों बोलेंगे? समाज को, ऐसे लोगों को तो जूते मार के उनको समाज से बाहर निकालना चाहिए। ऐसे लोग समाज के लायक नहीं है। वो तो समाज में कैंसर का काम करते हैं, वो तो बीमारी है बहुत बड़ी समाज के लिए। उनको हटाने का क्या उपाय है? हटाए तो बैलेट पेपर तो मुख्य पावर तो बैलेट पेपर ही है। और बैलेट पेपर से ये सरकार चुनाव होने नहीं देगी। नहीं होगी तो बहिष्कार करो चुनाव का, बस। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय भीम संसार यूट्यूब चैनल के इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हर घर तक पहुंचाएं जागरूकता के लिए, अपने हक अधिकारों के लिए।